हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लास्ट सेगमेंट से, जो कि है पीवाई क्यूज पहले चैप्टर के। उम्मीद है आपको सीरीज तो अच्छी ही लगी होगी। अगर आपको पूरा सीरीज देखना है, आगे के चैप्टर्स हम करेंगे, अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो आप ऐप में ये कोर्स देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। लगा तो हम देख सकते हैं अभी कौन से एलिमेंट्स हमने कवर किए थे। तो इंट्रो किया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर, फिर टाइप्स ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर फ्लो, जीडीपी, जीडीपी का कैलकुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, नॉमिनल और रियल जीडीपी, प्रोडक्टिविटी, सीओआर, आईसीओआर, पोटेंशियल जीडीपी, नॉमिनल पीपीपी, रियल एक्सचेंज रेट, जीडीपी, वेलफेयर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्लासिफिकेशन, इन्फ्लेशन इंडाइसेस। तो ये सब हमने कवर किया है। अभी हम लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, पीवाई क्यूज। देखो, पीवाई क्यूज जो है हमने 2011 से लेकर 24 तक, 23 और 24 मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए पर ज्यादा करंट बेस्ड थे, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी सब तो है इसमें, ठीक है। अगर आपने बुक लिया रहेगा तो उसमें सॉल्व कीजिएगा, और फिर आपका स्कोर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चन हैं और कितने इसमें से कितने सही आए हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। और रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। अभी बेस इफेक्ट होता क्या है, तो ये क्वेश्चन है इन शॉर्ट। देखो, कंसेप्चुअल है ये। ऐसा भी नहीं पूछा कि भाई बेस इफेक्ट पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, कौन सा बेस ईयर है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस ट्राई कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लगा तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो और ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। और अभी हम इसका आंसर्स देखते हैं। अभी सब ये पूरा पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आंसर्स पे आते हैं। आंसर इसका सी। सी क्या है? इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो एक्चुअली बेस इफेक्ट होता क्या है, तो अगर देखा जाए तो हमें एक कुछ ना कुछ तो एक तारीख रखनी चाहिए, या फिर कौन ऐसा कोई तो ईयर रखना चाहिए, उससे हम रेफरेंस कर सके कि भाई अभी समझो 10-11 या फिर 2011 हमने मान के चलिए, अब बेस ईयर है। अभी हमारा चल रहा है 2020। तो 2011 से लेके 20 में, मतलब 2011 में जो इन्फ्लेशन था, समझ लिए मान के चलिए 8% था, और अभी 2020 में 15% है, तो कितना राइज हुआ है, तो 4%। तो ऐसे हमें प्रीवियस कुछ ना कुछ तो एक बेस ईयर रखना चाहिए, ताकि हम उसे कंपेयर कर सके। ठीक है। तो बेस इफेक्ट वही होता है। अभी देखो, बेस इफेक्ट में क्या होता है। अभी मान के चलिए इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। हम्म, अगर जो बेस ईयर है बहुत कम पहले, अभी तो जो भी ऐसा कोई ईयर रखा जिसका जो बेस ईयर है बहुत कम रखा, मान के चलिए 2030 रखा। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है प्राइसेस में, मान के चलिए अगले साल, तो ऐसे दिखाएगा कि भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गया। मान के चलिए 10-20 चल रहा था और इधर दिखा रहा है 50-60 एक साल में ही। पर एवरेज अगर देखा जाए तो 50-60 ही चल रहा था। पर ऐसे दिखेगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। अगर 22 बेस प्राइस, जो बेस ईयर के प्राइसेस है, अगर बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया करंट प्राइसेस में, तो ये बताएगा कि भाई ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है बेस इफेक्ट का। ठीक है। तो ये था बेस इफेक्ट। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा। अगर नहीं आइडिया लग गया तो फिर से वीडियो देखिएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। अभी देखो 2011 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2011 का ही क्वेश्चन था। ठीक है। अभी इसमें क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या है? देखो, कंसेप्चुअली पूछ रही है कि ये होता क्या है, बस ये पूछ रहे। तो ये क्या है, आप क्वेश्चन पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। और इसका आंसर है बी। और ये 7 करोड़। ठीक है। द इकोनॉमी डज नॉट एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब क्या है, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या है, ऐसे मान के चलिए आपने एक बाउंड्री बना ली है, ठीक है। ये बाउंड्री है, ये आपका घर है मान के चलिए, और यहाँ पर आपकी खेती हो रही है, यहाँ पर कुछ कुछ है, सब जो इसेंशियल चीजें है, ठीक है, यहाँ पर है। क्लोज्ड इकोनॉमी इसी को बोलते हैं। आप इसी में घुलते रहोगे, ठीक है। आप यही पका रहे हो, यही खा रहे हो, यही आपको दूध मिल रहा है, यही आपको जो भी इसेंशियल है, जो भी खर्चा पानी है, आप इधर ही कर रहे हो। बाहर से आप कुछ नहीं ट्रेड कर रहे हो। मतलब क्या, कि आपको अगर कुछ अलग चाहिए, समझो कार चाहिए इंपोर्टेड, आप नहीं लोगे, बोलोगे कि हम इसमें से ही बनाएंगे, और ये सब बेल बिल को जोड़ के बिड़ के हम, मतलब क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या, वो कुछ ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करते बाकी बाकी जो भी रहेगा आजू बाजू से। इन द सेंस, अगर कंट्री की बात की जाए, तो जो कंट्री, इसको मान के चलिए कंट्री है, तो ये एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ नहीं ट्रेड करती। इन शॉर्ट, वो खुद का खुद ही देखते रहती है। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, गुड्स और सर्विसेज का कोई कैपिटल फ्लो इन और आउट नहीं है। इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट है भाई हमारा, हम खुश है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, वैसे ये बात करते रहते। ठीक है। तो ये हो गया। और फिर इसका ही कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसका ऑपोजिट है भाई, पूरा खुला है भाई, आओ करो मस्त, फॉरेन ट्रेड करेंगे, कैपिटल मूवमेंट करेंगे, बहुत पैसे छापेंगे, और एंजॉय मनजानी लाइफ। ठीक है। थर्ड, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का ही है। अभी इसमें देखो दो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर किया है इन्होंने, ट्रेंड कैसे चल रहा है। अभी देखो ट्रेंड कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जरूरी नहीं कि आपको टू द पॉइंट ही चाहिए कि भाई, इसलिए मैंने जो ग्राफ्स रखे थे, जीडीपी के बोलो या फिर रियल के, नॉमिनल के, तो वो बहुत हैंडी आएगा इसमें अभी।
और ऐसा भी नहीं कि आपको एक एक टर्म या 8.8 था या 8.7 था, इतना नहीं, बस एक जनरल आइडिया रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा ग्राफ था या नीचे था या ऊपर था, बस इतना भी आइडिया लग गया, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का स्टेडीली इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। अभी ये 2011 का क्वेश्चन है, इसके पिछले 5 सालों में कौन से 5 साल माइनस कर दो कितना आता है? 2006। 6 से लेके 11 तक अगर देखा जाए, इस 11 का ही क्वेश्चन है ना, तो ठीक है। तो पिछले 5 सालों में क्या क्या इंक्रीज हुआ है, मतलब स्टेडीली इंक्रीज होते रहा है। स्टेडीली इंक्रीज मतलब क्या? ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है। और ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम है स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ते गया है। तो आपको क्या लगता है? सुनने में तो सही लग रहा है, दोनों भी सही है, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। आंसर है दोनों भी नहीं है। जीडीपी ग्रोथ है फ्लक्चुएट हुआ है पिछले 5 सालों में, मतलब ये 2020-22 का बोल रहे, पर ओवरऑल देखा जाए तो 2008 में इन्फ्लेशन वगैरह आ गया था, मतलब ये ड्रॉप आ गया था। तो वही कंपेयर किया है इन्होंने, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हटके है, पर ठीक है, आइडिया लग गया रहेगा कि एकदम ड्रॉप आ गया फिर थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा है, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम जो है डिपेंड करता है जीडीपी ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ पर। अभी जरूरी नहीं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, तो वैसे ही बात है, अगर आपको अच्छा हाई स्किल मिल रहा है तब जाके थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर जरूरी नहीं, हमारे इंडिया में तो नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू ऑकर इफ, अगर कंट्री एक्स को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ऐसा क्या चीज है? देखो डिकोड करने आना चाहिए आपको, पहले क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात है, पर ये पहले अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे तो फिर आप, मतलब ये क्वेश्चंस देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर स्किप कर सकते हो सीधा। कुछ समझा नहीं तो सीधा स्किप कर दो, ऐसा तुक्के में मत लगाओ कि भाई, ठीक है। अभी इसमें क्या आंसर है मुझे बताना। तो आंसर है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन अगर हा रहा, कंट्री एक्स बढ़ेगी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, हमने देखा था ह्यूमन कैपिटल, वैसा ही है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिजिकल एसेट जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि मशीनरी टूल्स बिल्डिंग्स, और ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ठीक है। इसकी वजह से जो कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। अभी आपने मशीन्स वगैरह बना ली या फिर टूल्स बना लिए या फिर बिल्डिंग्स बना ली, तो ऑब्वियसली बात है आपको कैपिटल तो आएगा ही है। इवन कुछ नहीं आया तो रेंट तो आएगा ही, और इतना भी ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी जिससे कुछ नहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। और ऑप्शन ए की बात की जाए तो इन्होंने क्या बोला, टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है तो आपकी कंट्री एक्स बढ़ जाएगी। अभी देखो कोई दूसरे कोने में कोई कंट्री अच्छे से कर रही है प्रोग्रेस, उसके वजह से जो कंट्री एक्स है उसका कुछ जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही, जब तक वो खुद अडेप्ट नहीं करती उतना टेक्निकल प्रोग्रेस तब तक तो नहीं बढ़ेगा, तो पहला तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एक्स इंक्रीज। अभी वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो जरूरी नहीं। पॉपुलेशन इंक्रीज से लेबर सप्लाई बढ़ सकता है, पर ये गारंटी नहीं कर सकता कि ग्रोथ बढ़ेगी उसके साथ साथ। और फोर्थ ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीजेस। अभी अगर इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम डज नॉट नेसेसरली मीन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जरूरी नहीं कि ट्रेड बढ़ने से, हाँ ट्रेड बढ़ गया पर इंपोर्ट ज्यादा है, फायदा ही क्या, फिर नेगेटिव में जा रहे हैं आप, ठीक है। इम्बैलेंस हो सकता है या फिर स्क्विड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 से आया था, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये कौन कंडक्ट करता है या फिर कौन निकालता है? तो ये आपके ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। और हमने किया है, वैसे लेबर ब्यूरो आंसर है, हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये मेजर करते हैं इन्फ्लेशन, डियरनेस अलाउंस, या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनके लिए। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं अभी, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी, ठीक है जीएनपी है, एक सेकंड, जीएनपी है, डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी आपका अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटल रियल जीएनपी अगर अच्छा बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं दर्शाता कि भाई आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया? इन शॉर्ट अगर मान के चलिए, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा अगर ये बढ़ने लग गया तो। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझेगा, चलिए ये बताता हूं मैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, पर उसके साथ ऐसा कुछ बढ़ गया तो ये जरूरी नहीं दर्शाता कि भाई आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो। अभी समझ में आ गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है, पर अगर ये चीजें हो रही है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दर्शाता है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है ऐसा नहीं दर्शाता है। अभी क्लियर हुआ रहेगा, तो अभी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की है। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप जब सुनते हो ना तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा पॉज करके सॉल्व कीजिएगा।
तो आंसर है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा भले ही रहेगा, पर वो दर्शाता नहीं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है पर डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर डेवलपमेंट की बात की, हमने जैसे पिछले इसमें भी बताया था मैंने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें बस इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं आती, तो वो जीएनपी भी मेजर करता है। अभी जीएनपी इंक्रीज भी हुआ, पर अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे, तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलफेयर जो है पॉपुलेशन का, वो ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे आप। अभी आप प्रोडक्शन तो अच्छा खासा कर रहे हो, पर लोग अभी भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, तो फिर फायदा ही नहीं ना इकोनॉमिक ग्रोथ करके। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। इसलिए जो सी ऑप्शन है राइटली हाईलाइट करता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन डज नॉट इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इन्होंने बोला है देखो, भले ही आपकी हाई सेविंग इकोनॉमी रही, पर कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी नहीं रिजल्ट करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। अगर आप सेविंग अच्छा कर रहे हो, ठीक है, ये साइड में रखिए अभी। कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा आउटपुट में, क्यों नहीं हो पा रहा है वो बताना है आप। ठीक है, अभी वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है, लिटरेसी हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हो सकता है। अभी आपको बताना है इसका मेजर, इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आंसर है डी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको एक चीज बनाने में अगर 100 रुपए लग रहे और वही चीज बनाने में अगर 50 रुपए किसी को लग रहे, तो आपका जो कैपिटल और आउटपुट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, आपको अगर एक्स्ट्रा 50 रुपए लग रहे वो जो भी यूनिट बनाने के लिए, तो आप उतने अच्छे से, मतलब एफिशिएंट नहीं हो आप, इन शॉर्ट। ठीक है, इवन विथ हाई सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इफ अ कंट्री हैज अ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट मींस दैट अ लॉट ऑफ कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इंक्रीज इन आउटपुट। अभी आपको एक्स्ट्रा 50 रुपए लग रहे एक चीज बनाने के लिए, वही इसमें 50 रुपए में ये दो चीज बना रहे हैं, तो फिर फायदा ही नहीं ना। दिस कैन लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द इंक्रीज इन आउटपुट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इन सिंपल टर्म्स, इकोनॉमी मे नॉट बी एबल टू जनरेट मच आउटपुट फ्रॉम द कैपिटल इट हैज इन्वेस्टेड। अभी आप जिस तरह से जो आउटपुट चाहते हो, उतना इनपुट ही, मतलब डाल रहे हो इनपुट, पर एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर फायदा ही नहीं। क्वेश्चन 8 2019 का क्वेश्चन है। ये भी ट्रेंडिंग टाइप में, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग नहीं बोल सकते, कंसेप्चुअली है। अभी हमने ये देखा था कंसेप्ट परचेसिंग पावर पैरिटी का, कि एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। क्वेश्चन में ये सेम बास्केट ऑफ गुड्स, ये कंट्री में कितना है और ये कंट्री में कितना है, तो ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ये सही है या नहीं आपको बताना है। और इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया 6th लार्जेस्ट है इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो ये सही है कि नहीं ये आपको बताना है। तो आंसर क्या है, आंसर है ए वन ओनली। क्योंकि पीपीपी एक्सचेंज रेट वैसा ही है कि जो सेम बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, वो अलग अलग कंट्रीज में कितना है वो कंपेयर करके हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट समझता है, ताकि एक बेटर मेजर मिले कि भाई हम कंपेयर करें कि इकोनॉमिक आउटपुट कितना है अक्रॉस नेशंस, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा रहेगा हमारे लिए। और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया 6th नहीं था, 3rd था। ठीक है, इतना ही है, बाकी पहला और चाइना और यूएसए है। चलो, 9th क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी थोड़ा सा देखो डिटेलिंग गया, सीपीआर डब्ल्यूपीआई में देखो अभी डेप्थ जाने लग गई है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। अभी डब्ल्यूआई बोल रहे कि भाई ये सर्विसेज नहीं काउंट करता, सीपीआई करता है। तो आपको क्या लगता है बताना। The RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates। मैंने पहले भी बताया था, इसके पिछला ही लेक्चर था मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन का इंडाइसेस का, तो इसमें ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपको। तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने के, आंसर है 1 और 2, क्योंकि 3 तो क्यों गलत है कि आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई तो अडॉप्ट नहीं किया है, और डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज नहीं अकाउंट करता, बस गुड्स अकाउंट करता है, जो सीपीआई सभी करता है, गुड्स और सर्विसेज। और वेटेज जो है फूड का सीपीआई में हायर है डब्ल्यूपीआई से, सीपीआई का हायर वेटेज ऑफ फूड स्पेशली गिवन दैट इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है ये। अभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, अभी ये बोल रहे कि भाई बाकी सब जो चीजें है वो है वैसे है, बस अभी इधर फोकस करना है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं अभी। मार्केट डिमांड एक गुड की इंक्रीज हो सकती है अगर, ये क्वेश्चन है, अगर मार्केट डिमांड एक गुड की, मान के चलिए पेन की, बढ़ सकती है अगर, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा अभी। प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, अभी इसका जो सब्सटीट्यूट है, समझो मान के चलिए ये जेल पेन है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये जेल पेन है और ये बॉल पेन है। अब इसका जो सब्सटीट्यूट है, मतलब क्या, इसके तरह ही एक दूसरा भी पेन है, पर इसकी अगर प्राइस इंक्रीज होती है,
तो इसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, ये आपको बताना है। फिर प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर अ गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अभी एक इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड मतलब क्या, एक सस्ता वाला गुड है, और अगर इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की, तब इसकी डिमांड बढ़ेगी क्या, या फिर इसकी कीमत घट सकती है, घटने के बाद इसकी डिमांड बढ़ेगी क्या, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अभी आपको टर्म्स अगर अच्छे से समझ में आ गए तो फिर अच्छी बात है। तो आंसर है 1 और 4, मतलब क्या, पहला और लास्ट। अभी देखो ये कैसे होता है, अगर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, समझो मान के चलिए वो गुड जो है वो रिप्लेस कर रहा है गिवन गुड से, उसकी जो सब्सिट्यूट की प्राइस है बढ़ जाती है। अभी ये बॉल पेन की प्राइस बढ़ जाती है, मतलब मान के चलिए दो ही पेन है, इन्होंने क्या बोला, बाकी सब कांस्टेंट है, ये दो ही पेन बचे मार्केट में, तो ये मार्केट, इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, ऑब्वियसली बातें बढ़ेगी। तो ये पहला करेक्ट है। सेकंड बोल रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो गुड कंज्यूम किया जाता है विथ ओरिजिनल गुड, जैसे कार और फ्यूल की तरह, ठीक है। अभी कार है मतलब फ्यूल भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसकी तरह ही कॉम्प्लीमेंट लगता है उसको, तो भले उसकी प्राइस बढ़े या ना बढ़े, पर इसकी डिमांड बढ़ेगी क्या, इसको कुछ फर्क पड़ेगा कि, अभी तेल के दाम बढ़ गए तो कार के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो ऐसी बात है। तो दूसरा तो गलत है। अभी गुड़ एक इंफीरियर गुड है और डिमांड टिपिकली डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। देखो अभी मान के चलिए आपकी इनकम है 10,000, और आपको अच्छा खासा हाइक मिला, और मान के चलिए आपका जो पेमेंट है 25,000 पर मंथ हो जाता है, तो आप पहले एक चीज लेते थे, मान के चलिए ये जो पेन था, पेन छोड़िए, आप एक गाड़ी लेते थे, वैगन आर लेते थे, मैं किसी को मतलब कम नहीं समझ रहा हूँ, मान के चलिए आपको वैगन आर लेते थे, पर आपकी अभी कैपेबिलिटी है कि आप उससे भी थोड़ी सी महंगी गाड़ी ले सकते हो, तो आप भले उसकी दाम कम हो, ठीक है, वो गाड़ी का दाम कम हो, पर आप वही लोगे क्या, तो नहीं लोगे, ठीक है, वही बात है। भले उसका इंफीरियर गुड का जो है डिमांड टिपिकली डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, सही है। जो भी छोटी चीजें हैं, मान के चलिए आपका जो डाइट था सादा खा रहे थे, बाद में आपको ब्रोकोली की खरीदने की ताकत आ गई, तो आप ब्रोकोली लोगे या फिर जो भी अलग आइटम है, सोया चंक्स वगैरह जो भी रहेगा, तो वो लोगे क्या, वैसी बात है। अभी फोर्थ देखते हैं हम। अभी जैसे बता नॉर्मल है, अगर इसका दाम घट गया तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है ये, नहीं क्लियर है तो फिर से पढ़ो। अभी 2022 का क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैंने क्लियर किया था। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इस पर हम आएंगे, अप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन होता क्या है, पर एक आइडिया तो लगा दिया था मैंने कि अप्रिशिएट मतलब क्या और डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब क्या, वैल्यू गिरना, मतलब कि 83 का 85 होना है, 83 का 81 नहीं, 81 मतलब स्ट्रांग हो रहा है, मतलब क्या, अप्रिशिएट हो रहा है। ये और डेप्रिशिएट मतलब क्या, उसका मतलब एक चीज जो 80 रुपए में मिल रही थी, अभी एक चीज वो 85 रुपए में मिल रही है, ठीक है, तो डिप्रिशिएट हो रही हो। अभी इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये आपको बताना है। इंक्रीज इन ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीयर एंड रियर, तो आपको ये बताना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है इन्होंने, पर आंसर क्या है, 1 और 4। 1 और 4 है, 1 और 3 है, ठीक है, 1 और 3। अभी देखते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मतलब क्या। ये मेजर होता है वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी रिलेटेड टू अ बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज। जैसे हमने बताया, वो वैल्यू क्या है वो बास्केट की, एक कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में मेजर करेंसी। एंड इंक्रीज इन नीड मीन्स, अभी ये अगर मान के चलिए बढ़ जाता है तो जो रुपी है अप्रिशिएट होता है, मतलब क्या, इन कंपेरिजन करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर देयरफॉर इंक्रीज इन डज नॉट अप्रिशिएट, इट डज इंडिकेट रुपी अप्रिशिएशन। देखो अगर आप, रुपी अप्रिशिएट होता है तो इतना याद रखिएगा, चलो इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाते, अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट करता है अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इतना याद रखिएगा, चलो ठीक है, नीर बड़ा अप्रिशिएट बड़ा, इतना याद रखिए, चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। रीर में क्या होता है, ये एडजस्ट करता है नीर को इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है, ये आपको बताए रियल, जैसे नाम आता है रियल, नॉमिनल मतलब क्या, नॉर्मल, सब सब इंक्लूड होगा, रियल मतलब क्या, इन्फ्लेशन को हटा के ये सीधा एक रियल वैल्यू बताता है। अगर रीर में बढ़ जाती है प्राइस, मतलब रीर का जो वैल्यू है बढ़ जाता है, तो ये टिपिकली इंडिकेट करता है कि आपका जो डिक्लाइन है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, एज इट सजेस्ट दैट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है आउटपेस्ट इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज। आपका इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जो दूसरे कंट्रीज का इन्फ्लेशन है उसको भी तोड़ दिया आपने, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, जो कंट्री के गुड्स और सर्विसेज है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जो हमारे गुड्स सर्विसेज है, मान के चलिए 10 रुपए का पेन था 20 रुपए में मिलने लग गया, और बाहर के कंट्रीज में 8 रुपए में मिल रहा है, तो ये मोर एक्सपेंसिव होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या बोल रहा था,
इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये गलत है, डिक्रीज होता है, इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट नहीं, डिक्रीज इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, तो दूसरा तो गलत आंसर है, तो दूसरा इनकरेक्ट है। अभी तीसरा, अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन राइज होता है फास्टर देन इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, इट लीड्स टू डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। अगर हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ही बढ़ने लग गया फास्टर बाकी कंट्रीज के इन्फ्लेशन से, तो ये डाइवर्जेंस हो सकता है नीर और रीर में, और रीर जो है वो अकाउंट करता है इन्फ्लेशन, सही है। तो राइजिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो डोमेस्टिक गुड्स और एक्सपेंसिव करेगा कंपेयर टू गुड्स फ्रॉम जो अदर कंट्रीज के साथ है, तो इसलिए हमारा कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगा। और नीर जो है वो स्टिल रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज करेगा विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। मतलब क्या, डाइवर्जेंस आएगा, मतलब क्या, ये नीर अलग बताएगा, रीर अलग बताएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के चैप्टर्स में आपको जो रुपये अप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको पूरा एक चैप्टर अच्छे से समझ में आया रहेगा, ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे सभी चैप्टर्स के लिए, कितने 16 या 17 चैप्टर्स है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा लेक्चर। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।